तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज आपके समक्ष अपने प्रश्नों को लेकर के। और पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। आप सभी के साथ मैं यहाँ जुड़कर आपके समक्ष हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? बहुत सिंपल सवाल है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पॉइंट क्या है। देखिए, किसी भी समतल पर किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो बिंदु है। यानी ए पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी थिंग इन ए प्लेन। तो एक बिंदु से होकर कितनी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती हैं? और बिंदु के बारे में मैं आपको बता दूं, बिंदु जीरो विमीय आकृति होती है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती, नो डायमेंशन। इसकी कोई विमा नहीं होती है, ये नो डायमेंशन होता है। बिंदु का कोई भी डायमेंशन नहीं, क्योंकि बिंदु की ना ही तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई, इसलिए हम इसको अविमीय आकृति मानते हैं। इसके अंदर नो डायमेंशनल फिगर्स को कहा जाता है। अब बात हो रही है इसके साथ लाइन खींचने की। तो एक बिंदु से कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये आपकी चॉइस है। ऐसे खींच सकते हैं ना, ऐसे लाइंस, है ना, ये लाइन खींच सकते हैं ना। तो एक बिंदु से बहुत सारी लाइन खींचे जा सकती हैं, अनेक लाइन खींची जा सकती हैं। और जो लाइन है, जो रेखा है, वो एक विमीय आकृति होती है, यानी वो सिर्फ एक विमीय आकृति होती है, यानी उस पर सिर्फ वन डायमेंशन, सिर्फ रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। इसलिए इसको एक विमीय आकृति के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। तो इसको एक विमीय आकृति कहते हैं। तो यानी बिंदु की कोई विमा नहीं होती, जबकि रेखा की एक विमा होती है, इसलिए इससे और अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल, बड़े सिंपल सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं स्टार्टिंग में, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और आप आसानी से सभी सवालों के जवाब दे पाएं। सरल कोण कितने अंश का होता है? सरल कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। यानी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल? ए 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 के बीच, 90 डिग्री से कम, या 180 डिग्री के बराबर। तो क्या होता है, देखते हैं जवाब आपका मिलता है क्या। लेट्स सी। उम्मीद है जवाब अच्छा मिलेगा और आसानी से मिलेगा। तेजी के साथ देंगे। ओके, तो ये बड़ा आसान सवाल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि सरल कोण जो होता है वो एक सीधी रेखा पर बनता है और एक तरफ बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। इसी में अगर कोई और कोण बना दिया जाता है तो इसी को लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री के बराबर जो कोण होता है उसको सरल कोण नहीं कहते, उसको समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। 90 से 180 के बीच के कोण को अधिक कोण बोलते हैं और 90 से कम डिग्री कोण को न्यून कोण बोला जाता है। रिवीजन हो जाएगा आपके कोण का। बिल्कुल सरल कोण, आयुष बिल्कुल सही कहा आपने, सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री का ही होता है। बहुत बढ़िया। एक और, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है ये आपको बताना है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Sum of two rational numbers is what? A is the right answer. Okay, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब मिल रहा है मुझे बहुत बढ़िया से। आपने कहा ABCD के रूप में आपका जवाब आया, बहुत सब जानते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 5/3 भी रेशनल नंबर है। ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आप रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, अगर आप रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो ये हमेशा आपको रेशनल नंबर ही देता है। तो दो रेशनल नंबर्स का, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होती है ना। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, आपने इजीली हैंडल कर लिया।
और सवाल को समझ लिया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया जवाब आपका मिल रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बन जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, बस मेरा जो मैं आपके कमेंट है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बस एक बार कमेंट पढ़ने शुरू कर दूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो यहाँ पर जवाब आपका मिल रहा है मुझे अच्छे से, और उम्मीद है कि आपका जवाब भी बहुत अच्छे से मिलेगा। चलिए अब आपके कमेंट में आराम से पढ़ पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जवाब आपका मिला है अच्छे से, और जवाब भी आपने अच्छे से देने की कोशिश की है। बिल्कुल सही जवाब था कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज बी रेशनल। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो देखते हैं इसका जवाब आप मुझे क्या देते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं क्या हैं? सवाल आपके समक्ष है। एक ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं 3, 5 और 7 के अनुपात में, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाओं बताओ कितनी होंगी। The side of a triangle are in the ratio of 3:5:7. If its perimeter is 60 centimeter, then its sides are. तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो, इसके दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको। अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, पहले बता दूं कि ये सारी भुजाएं हैं अनुपात में, तो आप कैसे करते हैं, जो दिया है वही कर दो। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का टोटल। ये अनुपात किसके बराबर? 60 सेंटीमीटर के बराबर। 18, 7, 5, 12 और 3, 15। 15:60 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हुआ? आपने कहा 1:60 के बराबर है, तो किसके बराबर हुआ? आपने कहा सर 60/15। आपने कहा 4 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हुआ? 4 के बराबर। जब 1:4 के बराबर, ये कितना हो गया? 3 चौक 12, 5 चौके 20 और 7 चौके 28। तो 12, 20, 28 कहीं लिखा है? आपने कहा बिल्कुल लिखा है, सी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 12, 20, 28। बहुत बढ़िया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम आती है कि अगर आप चाहते 3 से कटने वाली संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये दिक्कत कर देती। 2 संख्या 3 से कटने वाली थी, तो राइट ऑप्शन था बिल्कुल सही। आप इसको x मान के भी कर सकते थे कि उसकी लंबाई 3x, चौड़ाई 4x और एक तीसरी भुजा 7x है। सबको जोड़ लो, परिमाप निकला अनुपात में बराबर 60, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो विदाउट x भी कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलो। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी विमाएं क्या होंगी? एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी विमाएं क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो? The perimeter of a rectangle is 40 centimeter. What will be its dimension if its area is maximum? याद रखना, उसका एरिया मैक्सिमम की बात हो रही है। अगर उसका क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो तो आपको बताना है जवाब क्या देखते हैं। सिंपल सवाल है। मैं अच्छा हूं आकांक्षा, आप कैसी हैं? बड़ा सिंपल सवाल है। एक आयत का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर, उसकी विमाएं आपसे पूछी हैं, उसकी विमा में से उसकी डायमेंशन यानी उसकी जो माप है वो कौन सी होंगी अगर उसका एरिया मैक्सिमम निकालना है आपको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप कोशिश जारी है कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर मिल जाए। ओके, दैट्स वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपके जवाब अच्छे से मिलते रहेंगे और आप आसानी से आंसर जरूर देंगे। चलो तो भाई यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो देखते हैं आपका जवाब आखिरकार क्या मिलता है मुझे। और यहाँ पर जवाब तो आपके सामने है। ओके, लेट्स सी। तो देखिए, सवाल बड़ा आसान था, इसको आसानी से कर सकते थे, इतने मुश्किल सवाल नहीं था, इसको आप आसानी से कर सकते। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। और यहाँ पर जय श्री कृष्णा, आपका जवाब मुझे बी मिल रहा है। ओके, सब कर रहे हैं बी आंसर है। ओके, तो देखते हैं। आप सभी जानते हैं ये एक आयत है, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक आयत है, उसने बोला परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? सपोज ये L है और ये B है, तो आपने कहा 2 × L + B होता है, जो बराबर 40 के बराबर है। तो L + B = कितना हुआ? 40/2 = 20। तो L + B = 20। ये हुई इसकी इक्वेशन, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब 20 को आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। अब देखो, क्योंकि भी दोनों लंबाई चौड़ाई का टोटल 20 होना चाहिए। अब देखो 4 और 10 से तो 20 नहीं बनता भाई। लंबाई अगर इसकी 10 है, चौड़ाई 4 है, तो ये तो 14 सेंटीमीटर बनेगा। 5 और 10 की बात करते तो 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब 1 और 19 बचा है। एक तो भुजा हो सकती है L = 1, एक हो सकती है B = 19, या एक हो सकता है L = 12 और B = 8। अब इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा दे रहा है?
आपने कहा सर L गुना B, इससे निकाला तो 19, इससे निकाला तो 96। तो उसने कहा कि वो कौन सी अधिकतम माप होगी जिसमें आप इसका एरिया फाइंड आउट करें मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम एरिया किससे आ रहा है, इससे 96 आ रहा है, इससे 19 आ रहा है, तो ये वाला होना चाहिए ना। आप सबने गलत जवाबों का चुनाव किया, आपने बहुत ज़्यादा गलत उत्तर दिए हैं। तो रॉन्ग आंसर कम से कम देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर को चुनने की ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा आपका गलत यहाँ पर सिद्ध हुआ है। ओके, कोशिश करिएगा सवाल गलत ना हो, सही रहे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, आप सबने डी दिया है, बहुत अच्छा जवाब है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करना चैनल को, सेक्शन को ना भूलें। एक वर्गाकार खेत का घेरा 36 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर field is 36 meter, then its area is known as what? Good evening कादम्बरी। सवाल आसान है, एक वर्गाकार खेत है, उसका घेरा मीन्स होता है उसकी बाउंड्री, वो 36 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को समझते ही आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपसे बात पूछी गई है और वो बात आपको बतानी है। तो आपने कहा बहुत अच्छा, तो आप समझो ये एक वर्ग है, वर्गाकार लिखा ना, वर्गाकार खेत है, तो वर्गाकार का मीनिंग क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसने कहा उसका जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो 36 है। तो आपको क्या लगा कि परिमाप क्या होता है, आपने कहा 4a परिमाप होता है 36 के बराबर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा 36/4 बराबर 9। तो 9 उसका एक भुजा आ गया, जब 9 उसका भुजा आ गया तो a = 9। और किसी भी वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल या वर्गाकार खेत का वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी a²। तो ये क्या हुआ, आपने कहा 9 का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा गलत उत्तर आपके आंसर आ रहे हैं आज बहुत ज़्यादा गलत उत्तर आ रहे हैं। डी भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, 66 कैसे होगा, 91। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से आसान है, थोड़े से सोचने वाले हैं। अगर आप उनको सोच के करेंगे यू विल गेट करेक्ट आंसर, कोई भी गलती नहीं होगी। अभी सवालों का स्तर मैं बढ़ाने वाला हूं, तो मजबूती से बैठिएगा, जगह थाम के, पेन को संभाल के, कॉपी को पकड़ के, क्योंकि अभी आपके सवाल थोड़े से लेवल बढ़ेंगे धीरे धीरे। 120 डिग्री के संपूरक कोण के दुगने का मान बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डबल द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के संपूरक कोण के दुगने का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डबल द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। 1 2 3 4, देखते हैं जवाब क्या मिलता है साहब आपका। 1 2 3 4 यहाँ पर जवाब है, उम्मीद है समझ लो। 120 ये संपूरक लिखा है, तो माफ करिएगा, इसको सप्लीमेंट्री कर लीजिएगा, इट्स सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल 120 के संपूरक कोण, अब ये तो आपको पता है ना कि संपूरक कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स को जोड़ा जाता है तो टोटल 180 डिग्री आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं संपूरक, उसको बोलते हैं हम अनुपूरक, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अगर हम बात करते हैं एंगल ए और एंगल बी का टोटल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको बोलते हैं कोटि पूरक, उसको बोलते हैं पूरक, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भैया, तो ये चीजें लिखी है। अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, सभी डट के लिए है, सभी डट के लिए। तो 120 डिग्री के संपूरक, जब 120 डिग्री के संपूरक की बात होगी तो 120 में क्या जोड़ा जाए कि वो 180 हो जाए। आपने कहा 120 घटा दो, तो 120 में 60 जोड़ा जाए, तो 120 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो संपूरक कोण है, वो 60 डिग्री का है। उसने बोला संपूरक कोण के दुगने का मान, अब 60 का डबल कितना होगा, आपने कहा 120 डिग्री। तो राइट ऑप्शन 4 डी। सब समझ में आ रहा है सब लोगों को। कोई ऐसा मेरा साथी, भाई लाइक भी करते रहना, कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे बताए। सारे सवाल आपको थोड़े से हाई लेवल के मैं लेने वाला हूं अब आगे। इज इट क्लियर टू ऑल। एक और सवाल, चलो बताओ। ओ माय गॉड, इतना अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है और आप क्या सोच रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1/√9 - √8 - 1/√8 - √7 प्लस 1/√7 - √7 माइनस 1/√6 - √5 प्लस 1/√5 - √4 का जवाब इनमें से क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपकी तरफ सवाल बढ़ता हुआ नन्हे नन्हे कदमों से
और ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये सवाल है आपका और आप इस पर अपना जवाब किस प्रतिक्रिया से देते हैं मैं जानना चाहूँगा। तो लेट्स सी जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से मिलेगा और उम्मीद पर तो आप खरे उतरेंगे। ऑप्शन आपके सामने है 0। मुझे पता है ऐसे प्रश्नों में हमारे चाचा के, बुआ के, मामे के लड़के के, भाई के, भतीजे के, बेटे के, बहू के पति ने बताया था कि ऐसे सवाल जब लंबे लंबे आ जाएं तो 0 आंसर होता है, ये 1 आंसर होता है। और उसी प्रकरण को आप फॉलो भी कर रहे हैं, उसी चीज को आप फॉलो भी कर रहे हैं। सबने कहा 0 या 1, बहुत बढ़िया। आपके लिए तालियां मेरा बजाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जवाब गलत जवाब है। इट्स ए रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है। अब समझो गलत क्यों है। सवाल बड़ा बड़ा सा है। देखो ये अल्टरनेटिव सीरीज चली, पहले मैं आपको बता दूं, जब ऐसी सीरीज चलती है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा 9 माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखा 8 माइनस, ये घटते क्रम में होती है ना सीरीज, 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4, तो कुछ नहीं बचता है भैया, बस ये सब वैल्यू कट जाती हैं और प्रथम और अंतिम वैल्यू बच जाती है। मैं करके दिखाऊंगा अभी कैसे होगा। तो रूट 9 माइनस का रूट 4 बराबर, सॉरी प्लस का 4, ये प्लस का बचेगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 2 बराबर 5। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। राइट ऑप्शन 5 आना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे तो आप कहोगे सही तो अंदाजा सा लग गया। अंदाजा नहीं लगाना, सवाल करते हैं। मैं सिर्फ इसमें पहली टर्म को चूज करता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। मैंने कहा 1/√9 माइनस का √8, मैंने सिर्फ पहली टर्म को लिया आपको समझाने के लिए, दैट्स इट। अब क्या करें, आप जानते हैं ना रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण सब जानते हैं ना, तो इसका रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे तो करोगे। अब देखो ऊपर क्या होगा, रूट का 9 प्लस का √8, नीचे क्या बचा, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 9 में 9 की गुणा हुई तो कितना हुआ, √9 से रूट कट गया, 9 माइनस का 8 बराबर √9 प्लस √8/1। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये ऊपर चला गया, ऐसे तो होगा ना। तो पहले वाले को लिखा तो कितना हुआ, √9 प्लस √8। अब जब इसको करेंगे तो सेम ये भी होगा ना, तो मैं लिख दूं इसको अब आपके सामने, लिख दें इसको आपके सामने, √9 और माइनस √8 की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, ठीक है ना, देखते हैं जवाब क्या है। ठीक है, तो ये तो होगा, ये पहले वाले का रीजन क्या हुआ, ये होगा 9 माइनस का √8, एक मिनट रुकिएगा, 9 प्लस का √8। अब देखो माइनस, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका भी तो ये √8 प्लस √7, आगे वाले को क्या करोगे प्लस, ये क्या हुआ √7 प्लस का √6, आगे क्या होगा माइनस का √6 प्लस का √5, आगे क्या होगा प्लस √5 प्लस का √4। ये बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक, गुड आफ्टरनून का, ये बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करें, अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके क्या लिखूँ, मैंने लिखा ओके, देखो √9 प्लस √8 माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस का √5 और प्लस का √4। अब देखो 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5, तो क्या बचा √9 प्लस का √4, तो यानी √9 का मतलब 3 प्लस का 2 बराबर 5। समझ में आया साहब। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये बहुत आसान है, अगर आपको क्रम से लगता मिलता है और ये अल्टरनेटिव सीरीज होती है तो इससे वैल्यू ऊपर से नीचे कट जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो राइट ऑप्शन समझ में आया, तो राइट ऑप्शन 5 को सोच भी नहीं रहा था 5 आएगा, सबने सोचा होगा 0 आएगा 1 आएगा, लेकिन ये ऐसा ही सवाल था और आपने थोड़ा सा इसको गलत करने का प्रयास किया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, ये आपके समक्ष। ओ माय गॉड, एक और ब्यूटीफुल सवाल आपके लिए। क्वेश्चन है 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500 का मान बताओ। कितना आसान सवाल है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन सिंपल है, मैं अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं।
2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। ये सवाल है। -4 नहीं है पिंकी, किसने कहा? +4 है। देखो जब ये प्लस हुआ तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाके प्लस की हो रही है ना सब। देखो जैसे ये नीचे माइनस का तो ऊपर जाकर प्लस हुआ तो सब ऊपर प्लस प्लस ही तो हैं। इसके बाद प्लस का निशान था इसलिए सब प्लस रहेगा। एक बार फिर से चेक करिएगा। ओके चलो देखते हैं। क्वेश्चन था आपके सामने ये रहा, 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500 का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं जवाब आपका मुझे क्या मिलता है। आसान सवाल है, करने की कोशिश सब लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद पर आप खरे भी उतरेंगे, इतना मुझे विश्वास है। उत्तर आपके पास है, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। करने के सवाल देख के घबरा क्यों रहे हो आप लोग। डी 916 सबसे पहला जवाब मिला है अजीत का, डी 916। चलो अजीत आपका जवाब हम लॉक कर देते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, प्रश्न इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। हमने क्या काम किया, देखो इस बात को हमेशा याद रखना, आप किसी भी प्रश्न को तभी हल कर सकते हैं जब उसका वो सजातीय करनी हो, यानी वो लाइक सर्ड हो। और लाइक सर्ड कैसी होती है, रूट 32 क्यूब रूट ऑफ 32 लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 500 लिखा है, तो या इनके अंदर की जो वैल्यू है, तो क्यूब रूट है ही, अंदर की जो वैल्यू वो एक जैसी हो जाएंगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। 2 तो बाहर था, आपने इस 32 के फैक्टर कर लिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 3, इसके हमने 4 ही रहने दिया इसका। अब इसके फैक्टर कर लिए हमने, इसके कितने बने, आपने कहा क्यूब रूट ऑफ भाई 100 पंजे 500 तो 5 तो एक साथ से फिक्स हो जाएगा। तो इसके क्या करें, 2 से काटा तो 250, 2 से काटा तो 125 और 2 दूनी 4 125 और 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो होंगे 5 पंजे 25 125 500। अब देखो अगर मैं इसमें से क्यूब रूट है ना तो मैंने 5 का जोड़ा बाहर निकाल दिया, इसमें 2 का एक समूह बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस देखो 5 बाहर निकला तो क्यूब रूट ऑफ 4। अब ये सारी करनी क्या होगी, सजातीय करनी होगी, एक जैसी हो गई। देखो क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 4। अब क्या करें, तो 4 माइनस का 3 प्लस का 5 ऐसे तो होगा, इनटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो 5 और 4 9 में से 3 के 6 क्यूब रूट ऑफ 4 इसका आंसर है। आसान है, समझ में आ रहा है। सवाल थोड़े से अलग हटके हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए क्योंकि इस तरह के सवाल बनेंगे एग्जामिनेशन में, स्पेशली अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्लियर सवाल है, समझ में आ गया सबको कैसे करना है। ऐसे सवाल मैं लूंगा अभी, अटेंशन मत लो, ऐसे ही सवाल आपको डेली मिलेंगे थोड़े से हाई लेवल के, क्योंकि आसान सवाल को आप कर चुके हैं। इट्स टाइम टू डू सम प्रैक्टिस हार्ड, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो उसके लेवल से हम चलेंगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, सबको समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं है। जिन्होंने ए कहा वो गलत जवाब है और जिन्होंने ये कहा ही सब गलत है। राइट ऑप्शन है ओनली सी। एक और सवाल चलिए रहा, 2/3 3/4 4/3 और 5/4 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ओ इतना आसान सवाल मैंने पूछ लिया। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 2/3 3/4 4/3 और 5/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये आपको बताना। विच वन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। 2/3 3/4 और 5/4 और 4/3। ओके, जवाब है आपके सामने। देखो इसको कई तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी हुआ भी है। इन सवालों को करने का तरीका मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि कैसे कर सकते हैं इनको। ये इजी सवाल है, इनको आप इजीली 2/3 3/4 को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपका जवाब मिलेगा मुझे, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ा आसान सवाल है, 4/3। क्या बात है, सी। ओके चलो दिखा देते हैं थोड़ा सा करके। देखो पहली बात समझो, भिन्न जो है 2/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिस भिन्न में अंश छोटा होता है और बड़ा होता है, यानी अंश लेस देन हर, यानी जिसका NR छोटा होता है DR से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जिस भिन्न का जैसे 4/3 लिखा है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, यानी जिसमें अंश बड़ा होता है और छोटा, यानी एन आर ग्रेटर देन डी आर। तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है, इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो प्रॉपर ही है ना, 3 छोटा है 4 से, तो इन दोनों में से तो कोई सी होगी नहीं। अब 4/3 और 5/4 बचा, तो 4/3 और 5/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है? देखो समझो, मैं सिंपल बताऊंगा, 4 चौक 16, 5 दिया 15, बड़ा कौन सा 16 के 15? आपने कहा सर 16 बड़ा है, तो यानी 4/3 फ्रैक्शन बड़ा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया जवाब, क्या बात है। 3/4 बड़ा कैसे हो जाएगा कादम्बरी? 3/4 कैसे बड़ा हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको ऐसे कर दें, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। आप इसको डेसिमल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं कि 2 में 2/3 कर दो, आप इसको चाहें तो डेसिमल से भी कर सकते हैं कि 2/3 कर दो, उसके बाद 3/4 यहाँ पर लिख दो, यहाँ हो गया 4/3 और ये हो गया 5/4। तो देखो 2/3 0.66, 0.4 7 28, 2 4 अपन से 20, इसको करें जी तो कितना का 1.333, ये कितना हो जाएगा 1.25। तो सबसे बड़ा यही है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये था, चलो बताओ, एक और अच्छा सा सवाल, प्यारा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखता हूं कितना सिंपलीफिकेशन आपको आता है। क्वेश्चन है 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.02 माइनस 1 का मान बताओ। आसान, अब तो कम मत लगाना, बहुत सारे करेंगे सर ऐसे सवालों का आंसर तो 0 आता है हमेशा, ये दिमाग मत लगाना, बहुत सारे लोग लगा देते हैं इसको, और ये सर इसमें तो सारे 0 बनेंगे, ऐसे में तो 1 बनता है। इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा बन जाए, लेकिन आपको जवाब देना क्या? ए 1.98। अच्छा, फिर भी इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो जवाब चाहूंगा क्या मिलेगा मुझे, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पर सवाल दिया है आपके समक्ष, बताना है जवाब क्या होगा आपका साहब। समझने की कोशिश करना है, सवाल बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आप चाहेंगे तो। देखो कहीं कहीं अगर मैं देखूं कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये ए क्यूब, इसको अगर मैं बी मानूं तो ये बी क्यूब प्लस 3ab, लेकिन साथ में यहां पर a प्लस बी मिस है, यही तो मतलब है। अगर मैं कहूं आपसे तो यहां पर भाई देखो 9 8 क्यूब है, ये क्यूब है, दोनों की गुणा भी है, तो यहां पर a प्लस बी मिस है, यही तो मतलब है। और अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो यहां पर क्या था, देखो 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इंटू 1 लिख दो इसको, मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, 1 की मल्टीप्लाई तो हमेशा ही होती है, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर मैं 1 को ऐसे लिख दूं तो कोई इशू है? अगर मैं 1 को ऐसे लिख दूं भाई, 1 का वैल्यू 0.98 प्लस 0.02, क्वेश्चन में यही तो लिखा था, तो ये 1 का वैल्यू 1 की गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 1 तो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये क्या हुआ, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया ना a क्यूब प्लस बी क्यूब का, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना ये। तो क्या करें, आपने कहा 0.98 प्लस 0.02 का क्यूब और ऊपर माइनस का 1 था, ये तो था ऊपर -1, तो क्या करें 0.98 प्लस 0.02 1 का क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1 0। अरे ये तो बात सही होगी भाई, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, द राइट ऑप्शन इज 0 नॉट 1। इस 1 को मत भूल जाना, ये बहुत भूलते इसलिए इसका आंसर 1 करके आ जाते हैं। ये -1 भी है ऊपर जो मैं येलो कलर में ब्रैकेट में बंद किया है। तो राइट आंसर नॉट 1, इट्स 0, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा। इसलिए जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में सॉल्यूशन कर देते हैं, 1 लिख देते, लेकिन 1 में से 1 को घटाना भी पड़ेगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज 0। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया जवाब, खूबसूरत। तो लाइक वाइक तो हो रहे ना जबरदस्त तरीके से, लाइक वाइक करते रहना, ये लाइक वाइक में कंजूसी मत करा करो भाई, लाइक वाइक करते रहा करो। लाइक हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ये रात की स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये वाला, इसको और करना, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सवाल, एक्चुअली ये टाइप होने में मिस्टेक कर रहा था इसलिए इसको टाइप नहीं कर पाया, मैं लिख देता हूँ इस सवाल को जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इसको आसानी से समझ पाएं, है ना।
तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ, क्योंकि बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं और इसको कर भी नहीं पाओगे बिना लिखे, आप प्रॉब्लम होगी आपको थोड़ा सा। तो मैं इसको लिख के कर देता हूँ जिससे कि आप इसको आसानी समझ पाएँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऐसे सवाल एग्जाम में बन जाते हैं कई बार। मैं इसको लिख देता हूँ, इस कलर में लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ ब्लैक कलर में, सही कर देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है 3 to the power 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3। सवाल ये है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 3 की पावर आपके सामने लिखी है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। सवाल दिख रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर वो सही नहीं प्रिंट हो रहा हो तो ये वो लिखा हुआ यहाँ पर है ऐसी। ओके, गुड, वेरी गुड। तो जवाब दीजिएगा भाई, लाइक वाइक की कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। ये लाइक बड़े कम है, इतना बेकार सीन चल रहा है क्या? इतने अच्छे क्वेश्चन पर भी अब लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ जी, अगर इतने अच्छे क्वेश्चन पर भी आप लाइक नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? ऐसे जी के हम क्या करेंगे जब आप सवाल का उत्तर सही नहीं देंगे? गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, ऐसे बढ़ाते रहो तभी बात बनेगी। बहुत बढ़िया जवाब मिल रहे हैं आपके, बहुत ही खूबसूरत से, वेरी गुड, वेल डन। सवाल यहाँ पर जवाब देने की पूरी उम्मीद जगी है आप लोगों की और मुझे उम्मीद है कि जवाब अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आप कर, इसको बोलते हैं घातांक, इसको बोलते हैं घातांक का प्रश्न। और उम्मीद पर टिका है घातांक का प्रश्न। समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। देखो, अगर मैं सवाल की आपसे बात करूं तो बड़ा इजी सवाल, आप इसको एक बार में हैंडल कर सकते हैं, है ना। चलो मैं करके बताता हूं अभी आपके सामने। अगर मैं, आप भी करो मैं भी करता हूं, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 तो लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिख दो 1/, मैंने बताया था ना कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? 1/, कर दो उसको, अपना पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी, 1/3 का क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझे बता दे भाई। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज लेट मी नो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, गुड। अब क्या करें? अब हुआ ये कि 3 का क्यूब आपने इसमें, देखो 3 का क्यूब है ना, आपने क्या काम किया, यहां पर 3 की पावर 3 इसका ले लिया एलसीएम। जब 3 की पावर 3 से इसको डिवाइड किया, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 6 हो गई। 3 की पावर 3 से डिवाइड किया, 3 की पावर 1 और आ गई, तो 3 की पावर 3 हो गई है 5। ये क्या हुआ? ये जब 3 की पावर यहां से डिवाइड की तो 1 बचा, 3 ऊपर आ गया। इसको देखें तो 3 की पावर करें तो ये 1 बच गया। अब सवाल क्या हो? अब तो आसान हो गया। अब 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, 3 और 3 सबके 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। 3 की पावर 5 कितना होता है? आपने कहा 3 3 27 81 थी या 343, तो ये 343 हो जाएगा। हाँ जी, 343 ये हो गया, सॉरी 243 माफ करिएगा, 243 ये हो गया, तो 243 हमने यहाँ लिख दिया। प्लस 3 प्लस 1/3, 3 होती है 27। तो देखो 27 वैसे भी सिर्फ यहीं पर है, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ओके, समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साहब? उम्मीद है कोई जवाब में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छा, तो चलिए भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे करके बताइए कि आपका सवाल कैसे अच्छे लगे कि नहीं। ओके, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। शुक्रिया, नमस्कार।